डियर, आज हम देखेंगे साइक्लोएल्केन्स के बारे में। साइक्लोएल्केन्स आर सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n where n is equal to 3, 4, 5 they are named by adding prefix cyclo। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि साइक्लोएल्केन में जो n की शुरुआत होगी वो 3 से होगी, यानी कि 1 या 2 मेंबर से कोई रिंग बन नहीं सकती। सबसे छोटी रिंग जो है कम से कम 3 कार्बन की होनी चाहिए। और किसी भी साइक्लोएल्केन में हम उसका नॉमिनक्लेचर देने से पहले प्रीफिक्स साइक्लो यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है तो इसका जो नॉमिनक्लेचर में नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। उसी तरीके से साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। अब इसके प्रिपरेशन मेथड्स में देखें, जैसे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में इनके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड साइक्लोएल्केन। जिस तरीके से हमने देखा था पीछे एल्केन्स के केस में कि वहाँ पर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन या एल्काइन के रिडक्शन से बनाते थे एल्केन, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है हम किसी अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे तो हमें साइक्लोएल्केन मिल जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन मिल जाएगा। जैसे यहाँ बेंजीन है तो 6 मेंबर रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। सेकेंड मेथड में फ्रॉम हैलोएल्केन्स। तो हैलोएल्केन्स कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो तो उस हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन का हम रिडक्शन करा देंगे फॉस्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में। जिस तरीके से हमें साइक्लोएल्केन मिल जाएगा। थर्ड मेथड वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं टर्मिनल डाइहैलाइड, यानी इसमें जो दोनों हैलोजन एटम होंगे वो दोनों ही टर्मिनल पोजीशन पे होने चाहिए। और इनकी रिएक्शन जो है सोडियम से, जिस तरीके से वहाँ भी हमने देखा था कि वहाँ पर भी हमने 2 एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल लिए थे जिससे कि सोडियम के बीच में रिएक्शन से एक हमें लॉन्ग चेन एल्केन मिल जा रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टर्मिनल एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और सोडियम से रिएक्शन कराने पे साइक्लाइजेशन हो जा रहा है और इस तरह से साइक्लोएल्केन बन जा रहा है। तो ये जरूरी है कि यहाँ पे दोनों हैलोजन टर्मिनल यानी सिरे पे ही होने चाहिए, बीच में होगा तो इस तरह से एक साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनेगा। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो फ्रैंकलैंड और वुड की रिएक्शन में हम लोग एल्केन्स में भी देख चुके थे कि डिफरेंस वही मेटल का ही था। जहाँ वुड में सोडियम का यूज़ करते हैं वहीं फ्रैंकलैंड में हम जिंक का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम टर्मिनल डाइहैलाइड ही लेंगे और फिर वहाँ से साइक्लाइज होकर के, जैसे यहाँ पे 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन है तो इससे साइक्लोब्यूटेन बन गया और साइड प्रोडक्ट में जिंक ब्रोमाइड। विस्लेसियस रिएक्शन में इसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम या बेरियम साल्ट लेते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का और उसका पहले डिस्टिलेशन कराते हैं। डिस्टिलेशन कराने पे वो जो है साइक्लिक कीटोन में चेंज होगा और साइक्लिक कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन मिल जाएगा। अगला मेथड है डिकमैन्स रिएक्शन। तो डिकमैन्स रिएक्शंस में हम डाइस्टर का यूज़ करते हैं। डाइस्टर में हम जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद आगे हम देखते हैं डिकमैन्स रिएक्शन। डिकमैन्स रिएक्शन में हम डायस्टर्स का यूज़ करते हैं और इसमें डायस्टर्स को हीट करने के बाद हमें साइक्लिक कीटोन मिलता है जिसके रिडक्शन के बाद वो करस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन मिल जाता है। अगला मेथड है परकिंस मेथड। इसमें हम डाइहैलाइड्स की रिएक्शन जो है सोडियो मैलोनिक एस्टर से कराएंगे जिससे साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और उसके डिकार्बोक्सिलेशन के बाद जो साइक्लोएल्केन मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये डाइहैलाइड है और इसमें हमने डाइसोडियम जो है एस्टर लिया है और इसके बाद जो है यहाँ से ये सोडियम ब्रोमाइड निकल जा रहा है और फिर ये हमें एक साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है जो कि हीट करने पर डिकार्बोक्सिलेशन के बाद साइक्लोएल्केन दे देता है। अगला मेथड है डायसेलुलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि साइक्लो एडिशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन है विद एथीन गिव्स साइक्लोहेक्सेन फॉलोड बाय रिडक्शन गिव्स साइक्लोहेक्सेन। तो डायसेलुलर रिएक्शन एक अलग तरह का रिएक्शन होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें साइमल्टेनियसली जो है बॉन्ड ब्रेक करते हैं और बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 2 पाई बॉन्ड के लॉस होने के बाद जो है 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और इस तरीके से हमें साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है और फिर इसको रिड्यूस कराते हैं तो इसके बाद साइक्लोहेक्सेन मिल जाता है। अगला मेथड है थॉर्प जिगलस मेथड। इस मेथड में अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल्स ये साइनाइड अंडरगो इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन एंड गिव साइक्लोएल्केन्स। तो यहाँ पर जो है ये दोनों टर्मिनल पोजीशन पे डाइनाइट्राइल साइनाइड है और इनके जो है इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिडक्शन से जो है हमें साइक्लोएल्केन मिलता है। अगला मेथड साइमंस स्मिथ रिएक्शन। साइमंस स्मिथ साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक रिएजेंट के जरिए इथीन और ये CH2Zn जो है ये साइमंस स्मिथ रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन जो है किसी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे जब हम इसको ऐड कराएंगे तो इसके बाद साइक्लोएल्केन बन जा रहा है। और अगला जो है मेथड है बाई कार्बीन। कार्बीन एड्स ऑन डबल बॉन्ड टू गिव सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट। तो ये हमारा ये ये जो हमारा ब्यूटीन है और इसमें हम कार्बीन एक इंटरमीडिएट होता है कार्बीन और इसकी एडिशन होगी यहाँ पे। तो कार्बीन में दो स्टेट होते हैं, एक सिंगलेट होता है और दूसरा ट्रिपलेट होता है। तो उसके बेस पर जो इसमें हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट। सिस प्रोडक्ट जिसमें कि सेम ग्रुप सेम साइड होंगे और वहीं ट्रांस प्रोडक्ट में सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे। तो यहाँ हमने ये देख लिया साइक्लोएल्केन्स के बनाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज में साइक्लोएल्केन्स फ्रॉम C3 टू C8, चूँकि स्टार्टिंग जो है हमारी C3 से ही है। तो C3 से C8 के जो साइक्लोएल्केन्स होंगे उनकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो लिक्विड स्टेट होगी। वहीं उसके आगे 9 से लेकर के आगे जो होंगे वो सब सॉलिड स्टेट, यानी कि यहाँ पे कोई गैसेस स्टेट में नहीं होगा साइक्लोएल्केन। सेकेंड थिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जैसे हम साइक्लोप्रोपेन से ब्यूटेन पेंटेन में चलते चले जाएंगे उसी तरीके से उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होती जाएगी। थर्ड थिंग, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। एल्केन की तरह ये भी क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, तो ये भी सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होंगे, पोलर सॉल्वेंट वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो साइक्लोएल्केन्स गिव फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजनेशन, तो मोस्टली वही रिएक्शंस होंगे जो कि एल्केन्स में हमने देखे थे। तो हाइड्रोजनेशन की साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ पे जब उसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो यह जो है साइक्लिक रिंग ब्रेक कर जाएगी और ये ओपन चेन में चेंज हो जाएगा। तो अगर किसी साइक्लोएल्केन को जो है ओपन चेन में चेंज करना हो तो उसका रिडक्शन करा के किया जा सकता है। सेकेंड मेथड है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोहेलोजनेशन है। हाइड्रोहेलोजनेशन यानी जहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का ऐड कराया जाता है। तो जब इसमें हम साइक्लोएल्केन पे ऐड कराएंगे हाइड्रोजन हेलोजन का, हेलोजन एसिड का, तो इस तरीके से हमें जो है ये ओपन चेन एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। तो इस तरह से ओपन चेन एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है साइक्लोएल्केन से। अगली प्रॉपर्टी हेलोजनेशन, यानी यहाँ पर केवल हेलोजन को ऐड कराएंगे तो ये भी सब्स्टिट्यूशन है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ H जो सनलाइट है वो बता रहा है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ साइक्लोब्यूटेन है, इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो हमें क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन मिल जा रहा है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर HCl मिल जा रहा है। तो इस तरीके से जो भी हमारे साइक्लोएल्केन है उनमें हम हेलोजनेशन करा सकते हैं और इस तरीके से वहाँ हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। अक्सर जो है क्वेश्चन आते हैं साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में कि साइंटिस्ट बेयर्स ने जो है किस बेस पर साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, उसके बारे में जो है आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो अभी हम देखेंगे बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के बारे में। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। तो बेयर्स ने किन किन पॉइंट्स के जरिए जो है साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को बताया। फर्स्ट है कि ईच कार्बन एटम इन साइक्लोएल्केन्स हैज़ sp3 हाइब्रिडेशन। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सारे कार्बन की जो हाइब्रिडेशन स्टेट होगी वो sp3 होगी, बट स्टिल इट नेदर हैज़ टेट्राहेड्रल शेप नॉर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। और हम जानते हैं कि कोई भी जो हाइड्रोकार्बन जिसमें कि sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट होगा तो उसमें जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल और बॉन्डिंग 109.5 डिग्री होगी। लेकिन अभी हमने इससे पहले देखा जो सारे साइक्लोएल्केन थे उसमें किसी की भी बॉन्ड एंगल जो है इसके अकॉर्डिंग या टेट्राहेड्रल शेप नहीं था। तो दे शो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल विच रिजल्ट इन स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। तो जब इस तरह का डेविएशन पाया जाएगा तो उनकी रिंग में स्टेबिलिटी नहीं होगी, इनस्टेबिलिटी होगी। सो मोर द डेविएशन मोर विल बी इंस्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। तो उन्होंने बताया कि जितना ज़्यादा इस टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से डेविएशन पाया जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसमें इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। As we know that cycloalkanes show deviation from tetrahedral bond angle 109.5 degree and angle deviation or angle strain for some cycloalkanes are as। तो उन्होंने एक फॉर्मूले के जरिए जो है एंगल डेविएशन या स्ट्रेन को कैलकुलेट किया और उसके बेस पर उन्होंने जो है सभी एल्केन के स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी। तो ये जो फॉर्मूला स्ट्रेन इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 माइनस बॉन्ड एंगल वेयर ऑल द कार्बन एटम्स इन द रिंग आर इन द सेम प्लेन। सभी कार्बन एटम्स क्या हैं, सेम प्लेन में हैं। तो जैसे देखिए साइक्लोप्रोपेन के केस में
तो साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल पाई जा रही है वो 60 डिग्री पाई जा रही है। तो यहाँ जब हम इसको फॉर्मूले के बेस पर जो है वो एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 24 डिग्री 44 मिनट आ रहा है। वहीं साइक्लोब्यूटेन के लिए देखें तो साइक्लोब्यूटेन में जो बॉन्ड एंगल पाई जाती है वो 90 डिग्री पाई जाती है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे तो 9 डिग्री 44 मिनट आ गया। साइक्लोपेंटेन के केस में बॉन्ड एंगल 108 डिग्री है, तो इसमें एंगल स्ट्रेन 0 डिग्री 44 मिनट हो गया। साइक्लोहेक्सेन के केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, इसमें एंगल स्ट्रेन -5 डिग्री 16 मिनट हुआ। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो एंगल का स्ट्रेन का वो रिवर्स हो गया, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन से निगेटिव साइन लिया गया है। वहीं साइक्लोहेप्टेन के केस में बॉन्ड एंगल 128.5 डिग्री है, तो एंगल स्ट्रेन -9 डिग्री 33 मिनट हो जाएगा। साइक्लोऑक्टेन के केस में जो है बॉन्ड एंगल 135 डिग्री है, तो एंगल स्ट्रेन जो है -12 डिग्री 46 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल है साइक्लोप्रोपेन से एंगल स्ट्रेन जो है वो साइक्लोपेंटेन तक डिक्रीज़ किया और साइक्लोहेक्सेन से वो इंक्रीज। तो यहाँ निगेटिव वैल्यू नहीं देखेंगे, निगेटिव वैल्यू में बढ़ रहा है तो घट रहा है। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, उनके ये साइन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ मैग्नीट्यूड से देखा जाता है। एज वी सी फ्रॉम एवर एंगल डेविएशन डिक्रीजेस फ्रॉम साइक्लोप्रोपेन टू साइक्लोपेंटेन, सो फॉर्मर इज मोर स्टेबल एंड लेटर इज लेस स्टेबल। फर्दर एंगल डेविएशन स्टार्ट्स टू इंक्रीज विच अगेन डिस्टेबलाइज हायर। तो उन्होंने बताया था कि साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोपेंटेन तक जो है ये साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन तक साइक्लोपेंटेन तक जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है साइक्लोपेंटेन की ज़्यादा होगी और साइक्लोप्रोपेन की कम होगी, और फिर उसके बाद से डेविएशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। लिमिटेशंस ऑफ बियर स्ट्रेन थ्योरी, तो क्या कमियाँ थी जिसमें कि ये थ्योरी जो है आगे पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई। तो उसमें कुछ लिमिटेशन हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हायर साइक्लोएल्केन्स should be unstable due to high angle deviation, but it is found that higher cycloalkanes are stable. That was not explained by Beer's theory. तो अभी हमने पीछे देखा था जो कैलकुलेशन में कि एंगल स्ट्रेन जो है बढ़ रहा था, तो हायर रिंग्स में जो एंगल स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा तो इस तरीके से उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों है, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है बेयर्स ने नहीं दिया। फिर सेकेंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी साइक्लोप्रोपेन मस्ट बी वेरी अनस्टेबल बट इट इज़ फाउंड दैट साइक्लोप्रोपेन हैज़ स्टेबिलिटी। अब उसमें देखा था कि सबसे ज़्यादा जो एंगल स्ट्रेन आ रहा था सबसे पहले उसमें साइक्लोप्रोपेन में था, इस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, लेकिन ये पाया जाता है कि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है बेयर्स नहीं दे पाए। अगला पॉइंट है थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। तो ये सारे जो हमने ड्रॉबैक्स देखे थे उन ड्रॉबैक्स को दूर किया आगे की थ्योरी ने, तो इसे स्ट्रेनलेस रिंग्स कहते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय शास एंड मोर। शास एंड मोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी साइक्लोहेक्सेन एंड नेक्स्ट हायर रिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन प्लानर फॉर्म बट एग्जिस्ट इन पकड़ फॉर्म। प्लानर फॉर्म जिसमें कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ना एग्जिस्ट करके वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पकड़ यानी फोल्डिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ड्यू टू दिस डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इज रिलीव्ड। तो इस वजह से क्या होगा कि जो एंगल स्ट्रेन पाया जा रहा था वो एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। देयर आर 2 वेज ऑफ पकड़ स्ट्रक्चर, बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म। तो जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है चेयर फॉर्म का, चेयर जैसा दिखता है, दूसरा बोट फॉर्म जो बोट जैसा दिखता है। इन दीज फॉर्म ईच कार्बन एटम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो चूँकि हर एक जो कार्बन होगा वो अपने नेबरिंग 2 कार्बन से तो बॉन्डेड होगा ही, उसके अलावा हर एक कार्बन पे जो है 2 हाइड्रोजन एटम भी होंगे। तो जो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे उनकी जो ओरिएंटेशन होगी उसमें एक एक्सियल होगा यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, और एक इक्वेटोरियल होगा जो है पैरेलल टू द प्लेन होगा। तो इस तरीके से उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। A bond perpendicular plane of ring called as axial bond and a bond parallel to the plane called equatorial bond. Between boat and chair form is more stable than boat form because steric interaction occur between axial atoms in boat form while it is absent in chair form. तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जो चेयर और बोट फॉर्म दोनों तो पकड़ फॉर्म है, लेकिन दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं है। उसमें जो चेयर फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी बोट फॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ एक्सियल इंट्रैक्शन जो एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स है उनके बीच जो है स्टेरिक इंट्रैक्शन के कारण। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा बोट फॉर्म है, इस बोट फॉर्म में जो एक्सियल हाइड्रोजन है इनके बीच एक स्टेरिक इंट्रैक्शन काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जा रही। वहीं देखा जाए कि ये जो हमारा चेयर फॉर्म है, इस केस में जो एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स है वो एक दूसरे से दूर हैं, इस वजह से इनमें किसी
तरह का कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा और इनकी स्टेबिलिटी जो है मेंटेन रहेगी। अगली चीज़ जो साइक्लोप्रोपेन के बारे में पूछा जाता है, उनमें बनाना बॉन्ड के बारे में या उनकी स्टेबिलिटी के बारे में, तो उसको देखते हैं। यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। ईच कार्बन एटम इन साइक्लोप्रोपेन हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन बट इट डज नॉट हैव बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। तो जैसा है कि इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट तो sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल इतना नहीं होगा, इसकी बॉन्ड एंगल जो है 60 डिग्री है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज मोर द ओवरलैपिंग मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी बताई जा रही है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बेस पर, जितनी ज़्यादा जो ओवरलैपिंग होगी उतनी ही बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी। तो साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इज नॉट सिमेट्रिकल बट इट इज़ बेंट एंड गिव बनाना शेप, इट गिव्स स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो प्रोपेन है, यहाँ पे प्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन में चेंज हो रहा, तो ये जो इनकी बॉन्ड ओवरलैपिंग है वो इस तरीके से हो रही, बनाना के शेप जैसा, और जो कि इनको स्टेबिलिटी दे रही है। तो इस तरीके से हमने जो है साइक्लोएल्केन्स, जो हमारे बीएससी एनईपी केमिस्ट्री में 5th सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर का एक चैप्टर है, जिसको आज हमने इसको देख लिया। तो होप आपको सब ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह की कोई क्वेरी होगी तो अपने क्वेरी को, अपने क्वेश्चंस को, डाउट को जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू।